हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। देखिए, लेके आए हैं सोशल साइंस एसएसटी एमसीक्यू सीरीज नंबर 5। इसके पहले हम सीरीज नंबर 1 से लेकर 4 तक कराएं। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है कि साथ साथ हम जाइएगा प्लेलिस्ट में। वहाँ पे आपको सोशल साइंस एसएसटी का एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आपको सीरीज 1 से लेकर सीरीज 4 तक का मिल जाएगा। फिर देखिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 30 एसएसटी क्वेश्चन, जो कि आपका इम्पोर्टेंट सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ जेटेट, बीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स एग्जामिनेशन है महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी के लिए भी सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसी का चाहते हैं फ्रेंड्स, वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल पाएगा। हम हर क्वेश्चन में चाहेंगे कि आपको विशद तरीके से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अब हमारी वीडियो को अगर शुरू से लेकर देखेंगे अंत तक, तो बहुत कुछ समझ में आपको आएगा। और वीडियो चैनल बने रहने के लिए, अगर वीडियो अच्छा लगे आपको, एक लाइक करके अधिक से अधिक इसको शेयर अवश्य करें फ्रेंड्स। आइए तो स्टार्ट करते हैं कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस नंद शासक के समय सिकंदर की सेना किस नंद शासक के समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया? मतलब कौन से ऐसे नंद शासक थे जब सिकंदर की सेना जो है आगे बढ़े थे युद्ध करने के लिए, तो किसने मना कर दिया था? उसके शासक थे वो नंद वंश के शासक थे। आइए ऑप्शन पे आते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है घनानंद, ऑप्शन बी महापद्मनंद, ऑप्शन सी विजयानंद और ऑप्शन डी सुक्तानंद। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 से लेकर 10 सेकंड का समय दी जाएगी, ताकि आप पूरे क्वेश्चन को समझ के चार ऑप्शंस में एक ऑप्शन अपने आप में कमेंट में क्लिक अवश्य करें, और अपने आप में खुद से जांच करें कि 30 में आउट ऑफ कितने आप सही कर पाते हैं, एग्जाम की तैयारी कितना बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम वीडियो तैयार करके लाते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लास्ट तक अवश्य देखें, मेरी बातों को सुने, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। बताइए दोस्तों, किस नंद शासक के समय सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर युद्ध करने से मना कर दिया था? आप लोग आंसर कर लिए होंगे। जैसे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद। घनानंद ने जो है उस सिकंदर सेना से युद्ध करने से मना कर दिया। अब देखिए, घनानंद के समय वो समझेंगे इसको डीपली जानकारी के बारे में। घनानंद जो है नंद वंश का शासक था। तो घनानंद का के समय 325 ईस्वी पूर्व को कहा जाता है बीसी, और बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्रिस्ट, में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पंजाब पर आक्रमण किया था। घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। पूछेगा घनानंद कैसा शासक था, तो घनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। इसके समय 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की शासन की नींव डाली थी। क्योंकि कहा जाए नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, और घनानंद को जो है वो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, हत्या करवा दी, और नया वंश का स्थापना किया गया, उसका नाम था मौर्य वंश की नींव डाली गई। तो जानकारी मिल जाती है आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2 का था दोस्तों, जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य है। देखिए, जैन धर्म से सलेखना मतलब सलेखना का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ बताना होगा। ऑप्शन ए उपवास द्वारा शरीर त्यागना, ऑप्शन बी सुंदर सुंदर लिखना, ऑप्शन सी शरीर पर सुंदर लेख, ऑप्शन डी अभिलेखों की सुंदर लिखावट। बताना है जैन धर्म में सलेखना से तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है। चलिए, आपको समय दी जाती है 10 सेकंड का, आप आराम से इसको उत्तर को कर पाएंगे। तो जैन धर्म सलेखना से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए उपवास द्वारा
शरीर त्यागना को बोलते हैं जैन धर्म में। सलिखना तो पर क्या होगा कि उपवास द्वारा शरीर त्यागना। सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, सलेखना का मतलब होता है उपवास। उपवास मतलब होता है फास्टिंग, मतलब बिना सह के क्या कर शरीर को अपना त्याग देना, शरीर को छोड़ देना। इसी का मतलब होता है जैन धर्म में सलेखना से अर्थ। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड का था दोस्तों बहुत देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया वह है। देखो मिला कि 5 महाव्रत थे जो महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत जोड़ा था, कहा था वो है, मैंने कौन सा जो है पांचवा महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था, वो आपको यहाँ पे बताना है। आइए फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं इसके ऑप्शन पे। ऑप्शन ए झूठ मत बोलो, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य का पालन करो, ऑप्शन सी धन संचय मत करो, ऑप्शन डी चोरी मत करो। बताइए दोस्तों कि जैन धर्म में पांचवा महाव्रत जो महावीर स्वामी ने जोड़ा था वो जोड़े थे, वो क्या जोड़े थे? ए बी सी डी बताना है। क्या महात्मा जो है महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत को जोड़ा था? तो आंसर कर लिए होंगे आप लोग। देखिए, तो जैन धर्म में पांचवा महावीर जोड़े थे ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य का पालन करो। क्या कहे थे उसने? ब्रह्मचर्य का पालन करो जो है ये महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। और झूठ मत बोलो, धन संचय मत करो, चोरी मत करो, और एक और है आपका हिंसा मत करो। अब देखिए, झूठ मत बोलो मतलब होता है हमेशा सत्य बोलना है। चोरी मत करो मतलब अस्तय किसी चोरी चोरी नहीं करना है, किसी का बात से नहीं, बिना कुछ पूछे किसी से उठाना नहीं है। ये सब भी क्या है? चोरी है। और ऊपर क्या है कि क्या कहा गया है? देखिए, हिंसा मत करो मतलब किसी को मारना नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है, मतलब ये हिंसा है। वो भी चीज को क्या करना है? पीटना नहीं, ये भी कहे थे। और एक है धन संचय मत करो, मतलब क्या है कि हमें इस पर फालतू का पैसा जो है जमा नहीं करना है, किसी को चोरी करके पैसा जमा कर लिए भी क्या है? गलत है। ये 4 जो है महाव्रत वो कहा गया था जैन धर्म के तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा कहा गया था 4 महाव्रत। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो और धन संचय मत करो। ये 4 कहा गया था महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा, जो जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। और ब्रह्मचर्य का पालन करो ये कहे थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था ब्रह्मचर्य का पालन करो। अब देखिए कुछ समझेंगे और जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है विजेता। इसका विजेता मतलब इसका अर्थ होता है जीतना। और जैन धर्म को मिला कितने? जैन धर्म को मिला के 24 तीर्थंकर हुए थे। और इसके संस्थापक कहा जाए दोस्तों, तो इसके संस्थापक देखिए जो हो जाएंगे वो आपके हैं ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो झारखंड के गिरिडीह में एक है पारसनाथ जो कि पार्श्वनाथ के नाम पर स्थित है। इसी ने जो है 4 महाव्रत कहा था। और 5वां महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य का पालन करो ये महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। तो इतनी जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 3 से। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? मतलब वो विशेषता बताना दो धर्मों में क्या है? समान है, इक्वल है। ऑप्शन ए
मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। ऑप्शन बी, अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ऑप्शन डी, इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। बताइएगा दोस्तों, ये आपके एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है, मतलब कि समान विशेषता है। दो धर्म के दोनों समान विशेषता बताया गया है। तो बौद्ध और जैन दो समान धर्म देखिए हो जाएगा आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते। ये दोनों का समान है। ये बौद्ध धर्म में भी कहा गया है और जैन धर्म में भी कहा गया है। अब देखिए आखिर में समान क्यों है। देखिए जैन बौद्ध धर्म संस्थापक जो हैं वो कहा जाता है महात्मा बुद्ध को, इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। और जैन धर्म का वास्तु संस्थापक कहा जाए तो महावीर स्वामी को जाना जाता है। इसने भी अपना क्या किया था, घर को त्याग दिया था। और कब तक त्याग दिया था, इसने महावीर ने गृहत्याग 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। 12 वर्ष घर त्याग दिया था किसने, महावीर स्वामी ने। और 6 वर्ष घर त्याग दिया था किसने, तो महात्मा बुद्ध ने। और उसके बाद गहन शिक्षा अंकित किए थे जब वो घर त्याग दिए थे। तो कहीं ना कहीं दोनों का समान मिलता है क्या चीज, सच्चा ज्ञान तब हो सकता है जो घर त्याग देते हैं। बौद्ध और जैन दोनों की एक समान विशेषता ऑप्शन नंबर सी में हो सकता है। तो फुल जानकारी आपको यहां तक मिल गया होगा। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। कितना, लगभग देखिए 2000 वर्ष पूर्व की बात है। कौन शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए कुषाण, बी चोल, सी पांड्य और डी चेर। आइए दोस्तों देखिए, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कुषाण आंसर हो जाएगा। देखिए समझते हैं अब रेशम मार्ग के बारे में। देखिए रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। कब हुआ, तो 7000 साल पहले हुआ था रेशम मार्ग बनाने का आविष्कार। कहाँ पे, चाइना में। चीन से व्यापारी लोग पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर दूर दूर की जगहों पर जाते और रेशमी कपड़े भी ले जाते। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से जाना जाने लगा। अब रेशम मार्ग सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध जो थे वो कुषाण थे। अब सबसे प्रसिद्ध कहा जाए कौन थे, तो वो कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इन्होंने शासन किया था। किसने किया था, तो कुषाण ने शासन किया था। इस उपमहाद्वीप में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी करने वाले शासक भी कुषाण थे। कहेगा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, तो कुषाण के द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किया गया था। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 कहता है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था।
कब? 2000 वर्ष पहले की बात है। वाराणसी जो कि आपका यूपी में स्थित है, एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। ऑप्शन ए बौद्ध मठ, ऑप्शन बी धातु के सिक्के जिन पर आकृतियां बनाई जाती थी, ऑप्शन सी शिल्पकारों और व्यापारियों के संग, ऑप्शन डी कृषि उत्पादन के लिए प्रयुक्त लोहे के हलों के फाल। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। चलिए, देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिल्पकारों और व्यापारियों के संग थे। यहाँ श्रेणी क्या थे? तो शिल्पकारों और व्यापारियों के संग थे। इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 करता है पृथ्वी दिन कहलाता है। क्या है? पृथ्वी दिन कहलाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, चूज करना है कि पृथ्वी दिन कहलाता का सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन ए जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ऑप्शन बी ग्रीनविच का मानक समय, ऑप्शन सी पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। बताइए दोस्तों पृथ्वी दिन कहलाता है। इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। चलिए तो बताते हैं। देखिए पृथ्वी दिन आपका जो है वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये। पृथ्वी दिन कहलाता है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसी कारण से बिल्कुल ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे, आपकी परीक्षा प्रयोगी बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। किस चीज को ये बारे में मानचित्र बताता है? ऑप्शन ए ज्ञान से, बी समझ से, सी अनुप्रयोग से और डी कौशल से। बताना है दोस्तों मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित किस प्रकार से किया जाएगा। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाने के लिए हमको ऑप्शन नंबर डी कौशल से समझना कि समझना होगा। तो कौशल से हम मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना समझ सकते हैं, संबंधित है कौशल से। आइए कुछ समझते हैं फ्रेंड्स मानचित्र के बारे में। देखिए मानचित्र संबंधी विभिन्न तथ्य क्या है। दूरी, कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को मानचित्र पर व्यक्त करने के लिए पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का क्या होता है? उसमें अनुपात होता है। बड़े क्षेत्रफल वाले भागों यानी कि महाद्वीपों या तो देशों कह सकते हैं को दर्शाने के लिए छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। मतलब कि 500 किलोमीटर को कह सकते हैं आप 5 सेंटीमीटर कह सकते हैं। छोटे क्षेत्रफल वाले भाग यानी गांव जिले को दर्शाने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है। ऐसे क्या 500 मीटर को कहना होगा आपको 5 सेंटीमीटर। ये कुछ जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 8 से।
आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नाइन का था दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य मतलब गलत है, मतलब कौन सा कथन जो स्टेटमेंट वो गलत है यहाँ पे। ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर दो महाद्वीपों से जुड़ा है। ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर के उत्तर में विश्व प्रसिद्ध बरमुडा त्रिभुज है। ऑप्शन सी, हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। ऑप्शन डी, बोरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को अलग करता है। बताइएगा कौन सा कथन जो है गलत है, मतलब गलत है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर दो महाद्वीपों से जुड़ा है। ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। मीन्स कह सकते हैं आप नाइन्थ का आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है, तो प्रशांत महासागर दो महाद्वीपों से जुड़ा है, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी है, अटलांटिक महासागर के उत्तर में विश्व प्रसिद्ध बरमुडा त्रिभुज है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी था, हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, बोरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर को अलग करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ आइए कुछ समझते हैं जरा सा प्रशांत महासागर के बारे में। देखिएगा, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसी कारण लिखा हुआ है ऑप्शन ए कि प्रशांत महासागर दो महाद्वीपों जुड़ा है, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि 1/3 भाग पर ये फैला है प्रशांत महासागर, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो उसको बोलते हैं मेरियाना गर्त, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त होता है। इसकी दूरी होती है 11,022 मीटर होता है। इसी महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोलाकार टाइप का होता है। वृत्त देखे सर्कल, उसी टाइप का जो है प्रशांत महासागर लगभग होता है। जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 9 से। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 कहता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किसका है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता है सबसे अधिक योगदान किसका होता है ज्यादा ज्यादा। ऑप्शन ए, कार्बन और डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बताइएगा दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है। आइए बढ़ते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसें का होता है। जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने में सबसे अधिक योगदान ग्रीन हाउस गैसें का होता है। आइए कुछ समझते हैं हम लोग ग्रीन हाउस गैस के बारे में। देखिएगा फ्रेंड्स, ओजोन परत में ग्रीन हाउस गैसों के कारण छेद होता जा रहा है। किस कारण से हो रहा है ओजोन परत में, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण छेद होता जा रहा है, अर्थात ओजोन परत की मोटाई कम होती जा रही है। किस कारण से, तो ग्रीन हाउस गैसों के कारण से। ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ने से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, या वैश्विक तापमान भी कहा जाता है। मतलब हीट जो है ना बहुत बढ़ता जाएगा, हीट बहुत बढ़ेगा। समझ लीजिए ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों क्या क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, CFC, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों को सम्मिलित किया जाता है, मतलब शामिल किया जाता है किसमें, ग्रीन हाउस गैसों में। इसी कारण ग्रीन हाउस गैसों के कारण से लगातार जो है उसका तापमान वो बढ़ता जाता है, ग्लोबल वार्मिंग का। और कुछ समझते हैं, देखिएगा ग्रीन हाउस गैसें जब वायुमंडल में अधिक मात्रा में होती है तब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। आधा मात्रा में अगर हो जाता है ग्रीन हाउस गैसें फ्रेंड्स, तो ये नुकसान पहुंचाती है ओजोन परत को, जिससे पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का स्तर क्या है, बढ़ता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस गैसें मानवीय व प्राकृतिक क्रियाविधि से बनती है। किस तरह से बनती है, मानव से या तो क्रियाविधि के द्वारा जो है ग्रीन हाउस गैसें बनती है। जैसे कल कारखानों मतलब फैक्ट्री वगैरह से गाड़ियों के धुएं, गाड़ी के धुएं निकलते हैं उससे भी, और पेड़ के सूखे पत्तों से इत्यादि, इस तरह से क्या है जो अधिक से अधिक क्या हो जाते हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें बनती है। ग्लोबल वार्मिंग होने से सबसे अधिक नुकसान किसको होती है, तो जैव विविधता को है। तो कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जो प्लांट पौधे हो, सबसे नुकसान जो है उसी को होता है। किस चीज से, तो ग्रीन हाउस गैसेस से। इसके कारण पृथ्वी पर जैव विविधता समाप्त हो जाएगी और साथ ही मनुष्य के समक्ष अनेक संकट उत्पन्न हो जाएंगे। अतः ओजोन परत की क्षरण को रोकने अर्थात ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोकने हेतु वृक्षारोपण सबसे सरल व सुगम उपाय है। इसी कारण क्या है कि अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो है बहुत कम हो सकता है। तो जानकारी फ्रेंड्स मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 10 से। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 का था दोस्तों, महासागरीय परिसंचरण से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। महासागरीय धाराएं व जल सदैव गतिमान अवस्था में रहती है। ऑप्शन बी, महासागरीय गतियों में केवल ज्वार भाटा है। ऑप्शन सी, महासागरीय धाराएं मुख्यतः ठंडी व गर्म जल धाराएं हैं। ऑप्शन डी, सभी कथन असत्य है, सभी कथन गलत है। बताना है 11th का जो है कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है दोस्तों। आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो महासागरीय परिसंचरण संबंधी कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। महासागरीय गतियों में केवल ज्वार भाटा है, यही क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए कुछ समझते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। महासागरीय धाराएं व जल सदैव गतिमान अवस्था में रहती है। ताल व झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। और महासागरों की गतियां विभिन्न प्रकार की होती है, तरंगे होती है, ज्वार भाटा होती है, और बहुत सारे जो है इसमें ऊंचाई के साथ साथ डूबी होती है। इसी कारण कहा गया है कि ज्वार भाटा होती, यही भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है, सुनामी आने का प्रथम संकेत यह है कि, मैंने किस चीज से सुनामी आने का प्रथम संकेत होता है। ऑप्शन ए, तटीय क्षेत्र में तेजी से पवनों का चलना। ऑप्शन बी, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से मात्रा बढ़ना। ऑप्शन सी, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी का आना। ऑप्शन डी, तटीय क्षेत्र में ज्वार का तेजी से आना। तो बताना है सुनामी आने का प्रथम संकेत, प्रथम जो है क्या बताता है जिससे सुनामी जो है आने का ज्यादा चांस बन जाता है।
बताइएगा दोस्तों, आने का प्रथम संकेत क्या है? देखिएगा, सुनामी आने का प्रथम संकेत ऑप्शन नंबर सी, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी का आना। तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से अचानक जो है जल आपको बहुत कमी आने लगेगा, समझ लीजिए सुनामी आने का वो संकेत है। देखिए, इसके कारण 5 मीटर तक की ऊंचाई की विशाल ज्वारी तरंगे उठती है, जिससे क्या कहते हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का एक शब्द है। सुनामी कहाँ का शब्द है, भाषा का है, जापानी भाषा का, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। और सुनामी आने का प्रथम संकेत है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती है। अब तक का सबसे विशाल सुनामी जो है 150 मीटर मापा गया था। कि अब तक का पूछे सबसे अधिक कितना मापा गया है, सुनामी बोलना होगा, 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। कब चलती है? 700 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से गति चलती है। भारत व हिंद महासागर के क्षेत्र में अभी तक का सबसे विनाशकारी सुनामी कब आया था? तो 26 दिसंबर 2004 में आया था। ये भी याद रखिएगा कि भारत व हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी 26 दिसंबर 2004 में आया था। तो ये जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 12 से। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या था दोस्तों? मृदा के अर्थ के संबंध में सही कथन है। मृदा मतलब होता है मिट्टी, संबंध में सही कथन, सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है। ऑप्शन बी, खनिजों का मिश्रण ही मृदा को अनपजाऊ बनाता है। ऑप्शन सी, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों से नहीं होता। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? मृदा के अर्थ, मिट्टी के अर्थ में सही कथन, सही स्टेटमेंट है। देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृदा पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत है। आइए कुछ समझते हैं मृदा के बारे में। देखिएगा, मृदा संबंधी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होने से प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने और पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ने का खतरा है। मृदा संबंधी समस्याओं में भूस्खलन एक प्रमुख समस्या। लोगों को क्या हो जाती है? भूस्खलन हो सकता है। भूस्खलन से तात्पर्य, इसका मतलब ये होता है कि सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के परस्पर संचालन से है। भूस्खलन प्रायः निरंतर वर्षा होते रहने से, भूकंप, बाढ़ व ज्वालामुखी के साथ घटित होता है। जानकारी आपको रखना है क्वेश्चन नंबर 13 में। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 का आता है फ्रेंड्स, भारत में लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए, कोंकण तट पर।
ऑप्शन बी मालाबार तट पर, ऑप्शन सी उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट पर। बताइएगा लौटते मानसून की वह सबसे अधिक कहाँ होती है। आइए फ्रेंड्स, उसका हो जाएगा भारत में लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक कोरोमंडल तट पर होता है। मींस 14 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है कि भारत में लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती, तो कहना होगा आपको कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है लौटते में। अब देखिए कुछ समझेंगे। मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन होता है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि क्या है, शामिल होता है। अब देखिए वर्षा ऋतु में मौसमी हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर चलती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहा जाए दोस्तों तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा किस तरह से होती है? हाँ, सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून भारत में 1 जून को केरल के तट पर आता है, अर्थात मालाबार तट पर आता है। वर्षा का वितरण इन हवाओं की दिशा एवं पर्वतों की दिशा के अनुसार होता है। ये भी आपका रखना बहुत जरूरी है। सबसे अधिक वर्षा पश्चिम तट तथा देश के पूर्वी भाग में होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे था लौटते मानसून की वर्षा सबसे अधिक, तो बोलना है आपको कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून सबसे अधिक वर्षा होती है। तो ये देखिए कोरोमंडल तट है कहाँ पे, ये आपका तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के भागों में होती है। आइए कुछ समझ के बहुत जरूरी चीज है। मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। किधर बहती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट में इस मौसम में वर्षा होती है। मतलब कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इस समय वर्षा होती है। कहाँ पे? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश को कहा जाता है कोरोमंडल तट। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन 15 का था दोस्तों, बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है। पटवारी इसको बोलते हैं लेखपाल द्वारा किए गए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए हैं। उन पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कभी कभी पटवारी से सीटेट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो दिए गए कार्यों के विषय में एक और दो कथन दिए गए, उन पर विचार करना है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन देखिए दो आप कथन क्या है। पहला कथन है पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह की भूमि का अद्यतन लेखा जोखा रखता है। टू ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टू कथन है पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर ए, एक गलत है और दो सही। मतलब दो कथन दिया गया स्टेटमेंट है 1 और 2। तो कहता है एक गलत है दो सही है, मतलब बोलता है पहला गलत ऑप्शन है दूसरा सही है। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों गलत है। ऑप्शन सी एक सही है और दो गलत है। ऑप्शन डी एक और दो दोनों सही है। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो पटवारी एक गांव अथवा गांवों के समूह भूमि का आयतन लेखा जोखा रखता है, बिल्कुल ये सही है 1 नंबर। तो आपका ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है।
ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। आइए देखते हैं टू कथन क्या है। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में उगाई गई फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन 16 बोलता है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संबंध सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। ऑप्शन ए अवैज्ञानिक साधन, ऑप्शन बी मौसमी साधन, ऑप्शन सी परंपरागत साधन, ऑप्शन डी सीमित साधन। बताना है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के संबंध सबसे प्रमुख समस्या कौन सी है। आइए तो देखिए सबसे प्रमुख समस्या जो है वहां पे सीमित साधन, समझ करना सीमित होता है, मतलब लिमिटेड होता है किसी साधन को। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांव में हर तरह का सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण 16 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये स्रोत संस्कृति व परिवेश से प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन में उदाहरण के रूप में तमिलनाडु में समुद्र तट पर स्थित एक गांव कलपट्टू का विवरण है। इस गांव में खेती के अलावा टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाए जाते हैं। तो इस कारण से जो है यहाँ पे गांव में सीमित साधन होती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 का था दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 15 समाज में किस व्यवस्था का अंत करता है। अनुच्छेद 15 जो है आर्टिकल को बोलते हैं इंग्लिश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 समाज में किस व्यवस्था का अंत करता है। ऑप्शन ए भेदभाव का अंत, ऑप्शन बी असमानता या विषमता का अंत, ऑप्शन सी छुआछूत अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन डी नैतिक दुर्व्यवहार का अंत। बताइएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15 समाज में किस व्यवस्था का अंत करता है। अनुच्छेद 15 जो है बताइए। अनुच्छेद 15 फ्रेंड्स कहता है ऑप्शन नंबर ए भेदभाव का अंत करता है। अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव का अंत करने के बारे में बताता है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भेदभाव मतलब क्या? राज्य, धर्म, मूल, जाति, वर्ग, लिंग व जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात समाज में समान व्यवहार करने का विशेष प्रयत्न किया गया। ही अनुच्छेद 15 जो है भेदभाव का अंत करेगा समान जाति, वर्ग, लिंग सभी के साथ। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन 18 कहता है भारत में नए राज्य का निर्माण, नाम परिवर्तन व क्षेत्र विस्तार की अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है। किसने कह सकता है कि भारत में नया राज्य बनेगा, नाम परिवर्तन होगा, विस्तार की अंतिम शक्ति सबसे ज्यादा किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए केवल राज्य विधानमंडल को, ऑप्शन बी केवल संसद व विधानसभा को, ऑप्शन सी केवल संसद को, ऑप्शन डी केवल राष्ट्रपति को। तो फ्रेंड्स अगर नए राज्य का निर्माण करना है, नाम परिवर्तन करना है, क्षेत्र विस्तार करने के लिए अंतिम शक्ति जो है ऑप्शन नंबर सी
केवल संसद को होती है। 18th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर नया राज्य का बनाना है, नाम चेंज करना है, क्षेत्र का विस्तार करना है, शक्ति ज्यादा होती है आपको केवल संसद को, मतलब ओनली पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है जनसंचार माध्यम तात्पर्य है कि उसका मतलब क्या होता है। घर गांव में टेलीविजन व फोन का होना। ऑप्शन बी प्रत्येक घर में संचार सुविधा का होना। ऑप्शन सी संचार के सभी रूपों का सभी जगह तथा सभी तक पहुंच हो। ऑप्शन डी जनसंचार आम जनता द्वारा संचालित हो। बताइए फ्रेंड्स, तो जनसंचार माध्यम तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है। ये सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, संचार के सभी रूपों का सभी जगह तथा सभी तक पहुंच हो। यानी कि 19 का जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए कुछ समझते हैं जनसंचार यानी संचार के माध्यम से। जनसंचार या मीडिया सबसे महत्वपूर्ण भूमिका लोकतंत्र में ही होती है और जनसंचार में प्रत्येक स्तर पर धन का व्यय अधिक होता है। वर्तमान जनसंचार के साधनों का व्यवसायीकरण तेजी से होने लगा है। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। कितना बार पूछा गया हम नहीं कर सकते हैं, भी आई कर दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट भी कर दीजिएगा। फोर्थ स्टेट कहा जाता है किसको, फोर्थ स्टेट कहा जाता है यानी कि फोर्थ लेवल कहा जाता है, फोर्थ पीढ़ी कहा जाता है, कह सकते हैं। ऑप्शन ए अखबार को, ऑप्शन बी समाचार चैनल को, ऑप्शन सी जनसंचार के साधन को, ऑप्शन डी प्रेस या मीडिया को। किससे फोर्थ स्टेट कहा जाता है। बहुत देखिए पावर होता है फोर्थ स्टेट को। तो फ्रेंड्स कहा जाता है फोर्थ स्टेट आपको, प्रेस या मीडिया को फोर्थ स्टेट कहा जाता है। चौथा स्तंभ जो है प्रेस या तो मीडिया को कहा जाता है। क्या बोलेंगे, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी कि फोर्थ स्टेट कहा जाता है। अच्छा अन्य तीन स्तंभ कौन कौन है, तो फर्स्ट में आता है व्यवस्थापिका, सेकंड में कार्यपालिका, थर्ड में न्यायपालिका और चौथे नंबर में आता है क्या चीज, मीडिया या तो प्रेस कहें। याद रखिएगा चार स्तंभ में चौथा, फर्स्ट में आता है व्यवस्थापिका, सेकंड में कार्यपालिका, थर्ड में न्यायपालिका और फोर्थ में आता है प्रेस या तो मीडिया। लोकतंत्र में मीडिया जनता व सरकार के बीच ब्रिज या पुल का कार्य करता है। इनके माध्यम से सरकार के कार्य की जानकारी जनता रखती है। जानकारी देने के माध्यम के संदर्भ में संचार माध्यमों को क्या करती है, संतुलित करना, जानकारी देना चाहिए, माने उसको बैलेंस जानकारी देती है। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 कहता है प्रेस सेंसरशिप से तात्पर्य इसका मतलब क्या होता है, प्रेस सेंसरशिप का। ऑप्शन ए केवल सरकार द्वारा प्रेस के एकीकृत स्वरूप पर नियंत्रण। ऑप्शन बी किसी विषय को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना। ऑप्शन सी जब सरकार वास्तविक घटना को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
आइए बताते हैं। प्रे सेंसरशिप तात्पर्य है ऑप्शन नंबर बी, किसी विषय को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करना। जब सरकार किसी विषय को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है उसे सेंसरशिप कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, ब्रिटिश शासनकाल में किस वायसराय ने सेंसरशिप लगाया था? किसके द्वारा जो है सेंसरशिप लगा दिया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। ब्रिटिश शासनकाल में किस किस वायसराय ने क्या लगाया? सेंसरशिप लगाया था। तो लगाया था लॉर्ड लीटन ने। ब्रिटिश शासनकाल में सेंसरशिप किस वायसराय ने लगाया? तो लॉर्ड लीटन ने लगाया था। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1878 से 80 के बीच तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाकर सेंसरशिप लगाया था। इसके तहत सभी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को बिना ब्रिटिश सरकार की पूर्वानुमति के खबरें प्रकाशित नहीं की जा सकती थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सीटेट वगैरह में पूछा करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, मतलब कौन कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर, हाई जो लेवल जो होता है प्राइमरी लेवल में, क्या क्या विषय शामिल होता है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में? ऑप्शन ए भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ऑप्शन बी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान। ऑप्शन सी राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास तथा समाजशास्त्र। ऑप्शन डी इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान। आंसर क्लिक कर लिए होंगे आप लोग। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया जाता है भूगोल, ज्योग्राफी कहते हैं, इतिहास हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस तथा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ये चार सब्जेक्ट को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर। भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कहता है, समाज विद्वानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं? समाज विद्वानों के नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से शामिल करते हैं। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी अकाट्यता, ऑप्शन सी प्रासंगिकता, ऑप्शन डी समानता। तो शामिल करते हैं ऑप्शन नंबर डी, समानता को शामिल किया जाता है। समाज विज्ञानों के नियामक संबंधी समानता को शामिल करते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन 25 कहता है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ लेस करना चाहिए, किसके साथ सेटअप करना चाहिए? सामाजिक विज्ञान को बच्चों को किसके साथ? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। ऑप्शन बी सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। ऑप्शन सी जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता। ऑप्शन डी सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता।
आई फ्रेंड्स, तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता को सामाजिक विज्ञान बच्चों को लेस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता को। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो 26 कहता है, सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र किस पर बल देता है? एनसीएफ मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पाठचर्या तो कर सकते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है किस पर बल देता है? ऑप्शन ए, खुली पुस्तक परीक्षा। ऑप्शन बी, सतत आकलन। ऑप्शन सी, परीक्षा निष्पादन। ऑप्शन डी, परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। फिर समझिए क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में जो है परीक्षा सुधार पर हाल ही में का एनसीएफ आधार पर पत्र किस पर बल देता है? वो बढ़िया से आकलन करने पे बल देता है। मीन्स 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सतत आकलन पे बल दिया जाता है। एनसीएफ के द्वारा आधार पत्र किस पर बल देता है? परीक्षा सुधार पर, सतत आकलन पर बल देता है। आकलन जो है बहुत बढ़िया से है, ऑब्जर्वेशन बढ़िया से किया जाए, उस पर ये बल देता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 कहता है, निम्नलिखित दिए गए पदों में से कौन सा पद सामाजिक अध्ययन शिक्षण की योजना विधि से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन समझिएगा, कौन सा पद में सामाजिक शिक्षण की योजना जो है वो संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए, परिस्थिति प्रदान करना। ऑप्शन बी, अनुसंधान। ऑप्शन सी, उद्देश्य एवं चयन। ऑप्शन डी, क्रियान्वयन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति प्रदान करना ये योजना भी संबंधित नहीं। अनुसंधान करना बिल्कुल सही है। उद्देश्य एवं चयन भी करना चाहिए, क्रियान्वयन भी करना है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है परिस्थिति प्रदान करना ये योजना विधि से संबंधित नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करके आए हैं, मोस्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? मतलब वर्ल्ड का जो सबसे फर्स्ट लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस कंट्री का है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन, इसको कहते हैं इंग्लैंड भी कहा जाता है, यूके भी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन डी, अमेरिका, इसको कहा जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है वो बताना है दोस्तों। तो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका देश का सबसे पहला लिखित संविधान है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे पहला बोलेगा लिखित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस देश का है, आपको उत्तर करना होगा ये अमेरिका का है, कहा जाता है यूएसए भी। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 कहता है, संविधान का उद्देश्य होता है। संविधान का क्या उद्देश्य होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, नागरिकों के अधिकारों व आदर्शों की रक्षा करना। ऑप्शन बी, शासन व्यवस्था के संचालन को तय करना। ऑप्शन सी, नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति
ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो सकता है संविधान का उद्देश्य, को बोलते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या होगा, मेन इसका एम टारगेट क्या होता है। देखिए फ्रेंड, संविधान का उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों और आदर्शों की रक्षा करना बिल्कुल सही है। शासन व्यवस्था के संचालन को तय करना बिल्कुल सही है। नागरिक समाज के आदर्शों की प्राप्ति करना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी मतलब ए बी सी तीनों सही हो जाएगा। संविधान का उद्देश्य ये तीनों बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते फिर आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 30 और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल ध्यान से करना है और सभी को ये आंसर कर लेंगे। हम पूरा हमको उम्मीद है आप लोग ये इसका आंसर कर लीजिएगा। 30 कहता है आज का लास्ट क्वेश्चन, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स, एक लाइक करने से हमको मोटिवेट मिलता है और अधिक से अधिक इसको शेयर भी अवश्य करें। निम्नलिखित में सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? ऑप्शन ए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी संविधान सभा के उपाध्याय डब्ल्यू सी बनर्जी। ऑप्शन सी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बताइएगा कौन सा जो है सही सम्मिलित नहीं किया गया है, वो जानना जरूरी है। कौन सा इसमें सही है, ऑटोमेटिक क्लिक कर लीजिए कौन सा इसमें गलत है। आइए तो करवाते हैं फ्रेंड्स। देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बिल्कुल ये सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी सही है। संविधान का जनक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के जनक जो है पिता, वो कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बिल्कुल ये सही है। संविधान सभा के उपाध्याय डब्ल्यू बनर्जी, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सम्मिलित क्या है, सही नहीं है। संविधान सभा के उपाध्याय डब्ल्यू सी बनर्जी ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सत्येंद्र सिन्हा, संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पे आप अगर कर लीजिएगा कौन सा सही है, तो कभी कभी इतना डिपली में भी कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया करता है। इसी कारण से डिपली में जाते हैं पढ़ के परीक्षा में, तो कोई भी क्वेश्चन जो है गलत करके नहीं आएगा। सभी क्वेश्चन का सही सही आंसर करके आइएगा। हर क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन मिलता है। बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। आप सभी को उत्तर को सही करके अवश्य आइएगा। जो 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, प्रत्येक सीरीज में हम 30 क्वेश्चन करवा रहे हैं। आने वाले समय में आपको कुछ दिन में इसका क्वेश्चन बैंक करा देंगे। कैसे क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन का आपको आया है, बिल्कुल 60 क्वेश्चन करा देंगे। जो एग्जाम आया था आपका 2019 दिसंबर जुलाई 2018 वगैरह जो लगा था एग्जाम सीटेट का हो रहा है, वो क्वेश्चन को इसमें हम बता दिया करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स, अभी तक लाइक नहीं, लाइक करके अधिक से शेयर करें। और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उस टाइप का वीडियो हम जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए आपको थैंक यू।